Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको पढ़ाई है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो जाके वो उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो आज जो है आज हम इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हमें इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास से कम 3 लेक्चर मुझे तैयार करने पड़ेंगे, तभी आपकी इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास की हर एक कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगी। जो बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स है, जो बच्चे जेई के एस्पिरेंट्स है, तो इन्हें सेंटर ऑफ मास ये जो टॉपिक है बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास जो है समझ में आएगा। तो मुझे बेसिकली इसके 2 या 3 लेक्चर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में आप सेंटर ऑफ मास की जो कंसेप्ट है उसका फील आप आज के लेक्चर में लोगे। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास होता क्या है ये समझ में आएगा, सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, इनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमेशा की तरह आज भी कहता है बेटा, अगर तुम्हारे मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज उन थॉट्स को अभी थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो और रिलैक्स होके पढ़ो, आराम से पढ़ो। कोई भी दिक्कत नहीं हमें रखनी है, कोई भी हमें मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई भी डाउट्स, अभी हमें थोड़े से जो डाउट्स हमारे मन में आ रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए उन डाउट्स को साइड में रखना है। डाउट्स करना बहुत अच्छी बात है, बट पढ़ते वक्त जब आप कुछ लर्न कर रहे हो तब थोड़ी देर के लिए जो है डाउट को भी थोड़ी देर के लिए बाजू में रखना पड़ता है, और वो कंसेप्ट हमें क्या कहना चाहती है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या है, अब मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो मेरे पास ये पेन है, तो अगर मुझे इस पेन को इस फिंगर पे स्टेबल करना है तो मैं इस पेन को कुछ इस तरह से स्टेबल कर सकता हूँ। देखो अभी ये जो पेन है ये स्टेबल हो चुका है, तो मुझे पेन को स्टेबल करने के लिए इसके सेंटर में ही इसे रखना पड़ा। मैं पेन को यहाँ पे स्टेबल नहीं कर सकता, पेन को यहाँ पे स्टेबल नहीं कर सकता। तुमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि एक बास्केटबॉल रहता है, वो प्लेयर उस बास्केटबॉल को ऐसे रोटेट करता है और अपनी फर्स्ट फिंगर पे जो है वो उसे बैलेंस करता है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रहा है। मान लो अपने पास कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है, मान लो अपने पास ये रिजिड बॉडी है, मैंने आपको रिजिड बॉडी क्या है वो समझाया है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी में पार्टिकल होते हैं, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और मान लो आपको इस बॉडी को जो है स्टेबल करना है। तो अगर आपको इस बॉडी को स्टेबल करना है तो आपको इस बॉडी का एक स्पेसिफिक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे अगर आप उस ऑब्जेक्ट को पुट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगी। तो यहां से हमें सेंटर ऑफ मास की थोड़ी बहुत कंसेप्ट जो है हमारी अराइज होती है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चा, द पॉइंट एट विच the whole mass of an object is supposed to be concentrated. That point is called center of mass. आराम से पढ़ेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर आप बॉडी को पुट करोगे तो हो सकता है जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाए। मतलब मुझे अगर इस पेन को बैलेंस करना है इस फिंगर पे, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा जहां पे मैं इसे अगर पुट करूं तो ये पेन ऐसे बैलेंस हो जाएगा।
मैं पेन को यहाँ पे बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। मैं पेन को इस ऑब्जेक्ट पर, इस मास पर भी या फिर इस पॉइंट पर भी बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास है क्या? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर ऐसा हम सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो सकती है, मतलब उसका जो सारा का सारा मास है एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट में हम सपोज करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। मोटा मोटा क्या, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट स्टेबल हो सकती है उस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। आई होप तुम्हें ये सेंटर ऑफ मास की जो कंसेप्ट है ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी देखो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है बच्चा, एक ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये रहा अपना वाई एक्सिस, और ये रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी में क्या होते हैं? रिजिड बॉडी में जो होते हैं वो होते हैं पार्टिकल्स। तो मान लो ये रिजिड बॉडी ऐसी रोटेट हो रही है, तो ये किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रही है और हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। बट कब बैलेंस कर सकते हैं? जब हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता हो तो पहले हम दो पार्टिकल्स के लिए डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिस्कस करेंगे। मान लो उस रिजिड बॉडी का एक पॉइंट यहाँ पे है, इसे हम कहेंगे पॉइंट P1, दूसरा पॉइंट यहाँ पे P2 है, जिसे हम कहेंगे पॉइंट P2। ये यहाँ से R1 डिस्टेंस पर है और ये यहाँ से R2 डिस्टेंस पर है। तो जब हम इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है इसी एक्सिस पे कहीं बीच में लाई करेगा। आराम से पढ़ो, कोई गड़बड़ नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूं, डोंट वरी। एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक एक्सिस वाई एक्सिस है। जो रिजिड बॉडी अभी रोटेट हो रही थी, ठीक है, हमने उसके दो पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। वैसे उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, बट हमने समझने के लिए अभी सिर्फ दो पार्टिकल्स कंसीडर करे हैं। एक पार्टिकल है P1, दूसरा पार्टिकल है P2, या फिर इसे मैं m1 m2 कहता हूँ। पहले पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। तो इनका जो पॉइंट रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट रहेगा, वो ये इसी एक्सिस के बीच में लाई करेगा। मान लो वो पॉइंट C है, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ से x एक्सिस पे किसी ना किसी डिस्टेंस पर है, y एक्सिस पे भी किसी ना किसी डिस्टेंस पर है। सिमिलरली ये m2 बंदा भी किसी ना किसी डिस्टेंस पर है x एक्सिस से, और y एक्सिस पर भी किसी ना किसी डिस्टेंस पर है। ये भी आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसके कुछ ना कुछ x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लो इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है x1 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है y1। सिमिलरली m2 का जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है बेटा y2। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स है x एक्सिस, y एक्सिस, ये अगर आपको पूछे गए हो तो आपको उसका डेरिवेशन या फिर उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास तो इसी बीच में लाई करेगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ x एक्सिस का भी पॉइंट रहेगा और कुछ ना कुछ y एक्सिस का भी पॉइंट रहेगा। मान लो उसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है x कैपिटल X और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है कैपिटल Y। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमें बताओ, किन ऑब्जेक्ट्स के? दो ऑब्जेक्ट के। तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा x सेंटर ऑफ मास, मतलब x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो उसका फॉर्मूला है बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स का अगर तुम्हें x एक्सिस का उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। देखो अभी अगर हमें सेंटर ऑफ एक्सिस का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, x की जगह अभी हमें y पुट करना है। तो वो रहेगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर आपको दो पार्टिकल्स दिए गए हो और दो पार्टिकल्स के अगर आपको उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का क्या रहेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अभी देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा था, पार्टिकल्स में क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट में क्या सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है क्या? n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो n नंबर के पार्टिकल्स का अगर तुम्हें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है या फिर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे?
तुम कुछ नहीं करोगे, जितने पार्टिकल्स है, मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल n पार्टिकल्स है, तो तुम्हें यहाँ पर m3x3 प्लस m4y4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे mn yn तक तुम्हें एडिशन करनी पड़ेगी। सिमिलरली अपॉन में क्या आएगा, m3 m4 एंड सो ऑन mn। इसके केस में ये x एक्सिस के केस में, ठीक है, या फिर x कोऑर्डिनेट के केस में। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के केस में तुम क्या लिखोगे बेटा, m3y3 प्लस m4y4 एंड सो ऑन mn yn डिवाइडेड बाय m3 m4 एंड सो ऑन mn, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, ये होगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। तो ऑब्जेक्ट z एक्सिस पर भी मूव हो सकती है। मतलब मान लो अपने पास ये छोटा सा ऐसा ग्राफ है और ऑब्जेक्ट तुम्हारी कहीं ऐसे लाई कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट x एक्सिस पर भी जा रही है, y एक्सिस की तरफ भी जा रही है और z एक्सिस की तरफ भी थोड़ी बहुत वो जो है वो टिल्ट हो रही है। तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास का z का कोऑर्डिनेट भी रहता है। तो अगर तुम्हें z का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ रहा हो, तुम क्या करोगे, z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 एंड सो ऑन mn zn, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है x एक्सिस पर भी लाई करेगा, y एक्सिस पर भी लाई करेगा और z एक्सिस पर भी लाई करेगा। तो z एक्सिस का अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 एंड सो ऑन mn zn। ना ये z है बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन mn। आई होप तुम्हें यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। अभी मैं इसे तुम्हें शॉर्ट करके भी बताऊंगा कि अगर हमें इसे अगर शॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी भी एक प्रोसीजर है, डोंट वरी। बट एक बार आप इसे पॉज करके नोट करो तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, हो गया। अभी मैं टॉपिक को भी बेटा इरेज कर रहा हूँ और इस चैप्टर को जो नाम है अपना उसे भी इरेज कर रहा हूँ ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिले, क्योंकि हर किसी को स्पेस चाहिए। तुम्हें भी स्पेस चाहिए, मुझे भी स्पेस चाहिए, हर किसी को स्पेस चाहिए, बट मिलता ही नहीं यार, क्या करें, पूरी लाइफ स्ट्रगल में जा रही है। मतलब तुम्हारे तो मजे है बेटा, तुम्हें क्या है, तुम्हें कुछ टेंशन नहीं है, हमें तो टेंशन ही टेंशन है। बट डोंट वरी, टेंशन को हम पेंशन देंगे, अभी तो फोकस सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे करना है, ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया कि x एक्सिस को कैसे फाइंड करते हैं, y एक्सिस को कैसे फाइंड करते हैं और z एक्सिस को कैसे फाइंड करते हैं। अभी देखो एक रिजिड बॉडी में मान लो 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स है, तो क्या तुम 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स तक प्लस करोगे, क्या नहीं करोगे। तुम्हें क्या करना है, तो देखो हमने जो है सिर्फ प्लस करी है, मतलब m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 m4x4 m5x5 ऐसे mn तक हमने प्लस करी है, अपॉन में m1 m2 m3 m4 m5 अप टू mn। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे समेशन हो रही है। तो अगर हमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक अगर हमें समेशन करनी है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास समेशन का फॉर्मेट है। तो अगर तुम्हें x एक्सिस फाइंड करना है या फिर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का, तो उसका फॉर्मूला बनेगा बेटा I इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n mi into xi upon mi, where I is range from 1 to n, मतलब I की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। अगर तुम उसे समेशन में पुट करोगे तो वो एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा और तुम्हें पूरी एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उसे समेशन के रूल्स अप्लाई करके उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली y का क्या है बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे आएगा बेटा mi, यहाँ पे yi अपॉन mi, ठीक है। सिमिलरली z सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, z सेंटर ऑफ मास आएगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n mi, सिमिलरली zi अपॉन mi। तो ये कुछ उसका शॉर्ट फॉर्म था। आपको अभी करोड़ों पार्टिकल की एडिशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ उसे समेशन में कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा।
आप किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो बेटा सिंपल है, ये हो गए कोऑर्डिनेट। बट अगर हमें कोऑर्डिनेट नहीं पूछी है और अगर हमें सिंपल सा उसकी पोजीशन पूछी गई हो, मान लो उसका एक्स एक्स इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा फॉर एग्जांपल 3 और 4, फॉर एग्जांपल हमने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अगर हमें उसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिला 3 फॉर एग्जांपल और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिला 4, मतलब अगर हम किसी दो पार्टिकल्स को या फिर दो पार्टिकल्स को, कोई बात नहीं, दो पार्टिकल्स को अगर हम उनका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे, मतलब कर रहे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आया 3 और y कोऑर्डिनेट आया 4, तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आएगा बच्चा, वो आएगा 3i प्लस 4j। ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म और ये हो गई उसकी पोजीशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, फिर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। उसमें क्या करोगे आप, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब देखो, अगर तुम्हें मान लो अपने पास ये ग्राफ है इस तरह से और दो अपने पास ऑब्जेक्ट है, फिर दो अपने पास पार्टिकल है, ये r1 डिस्टेंस पर है जिसका मास m1 है, ये r2 डिस्टेंस पर है जिसका मास m2 है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं कैपिटल R डिस्टेंस पे लाई करेगा और उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन रहेगी और उस पोजीशन का एक x कोऑर्डिनेट रहेगा, एक y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो आपको अगर पोजीशन फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, पहले कोऑर्डिनेट को फाइंड करोगे, x एक्सिस फाइंड करोगे, y एक्सिस फाइंड करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे और उसके बाद उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, तब जाके आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगी कि ये कहाँ पे है। तो ये तो लेंथी प्रोसीजर है। तो अगर आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करनी है या फिर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, उस केस में आपको ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर पोजीशन फाइंड करनी है, तो वो रहेगा बेटा r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन mn। ठीक है, ये है उसकी पोजीशन का फॉर्मूला। मतलब m1 ओरिजिन से r1 पर डिस्टेंस है, m2 r2 के डिस्टेंस पर है, m3 r3 के डिस्टेंस पर है और mn rn के डिस्टेंस पर है। सिमिलरली m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn ये अलग अलग डिस्टेंस पर है और उनको अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको इजीली सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी। और सभी जानते हैं हम इसे इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे हम इसे लाएंगे बेटा r इज इक्वल टू समेशन ऑफ m1 सॉरी mi ri वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका यूज करके आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हो। तो एक बार आप इसे पॉज करके नोट करो, फिर सेंटर ऑफ मास पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इसे पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। देखो अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट तुम्हारी अभी हो चुकी है। देखो कंसेप्ट क्या है सेंटर ऑफ मास की, अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है तो वो पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। वो अगर पॉइंट तुम्हें मालूम है तो तुम उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया हो, टू ऑब्जेक्ट्स या फिर टू पार्टिकल्स या फिर टू ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स having masses वाह 1 kg and 3 kg and their position vectors are r1 is equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap। ठीक है, एंड r2 is equal to 3i cap
माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, फाइंड देयर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज बोर मत होना यार। अगर तुम्हें क्वेश्चन लिख रहा हूं ना मैं, तुम स्किप कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन लिखते हो तुम स्किप कर सकते हो, ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत बोरिंगनेस ना आए। तो देखो बेटा, क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम तो लगता है, ठीक है, और उसके लिए ना मुझे क्वेश्चन को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तुम्हें जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो तुम स्किप कर सकते हो, स्किप जाके थोड़ा बहुत आगे जा सकते हो। देखो क्या है, हमें 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 दिया गया, हमें दो ऑब्जेक्ट दी गई है, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 3 kg। एक का पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरे का है बेटा r2, इसको मैं r1 लिखता हूँ। ओके, एंड फाइंड देयर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हें उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है बेटा? फॉर्मूला है बेटा r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है तो हम दो ही करेंगे। तो m1 क्या है बेटा? m1 है 1 मल्टीप्लाई बाय उसका पोजीशन वेक्टर है ये r1, तो r1 की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली प्लस m2 क्या है बेटा? m2 है 3 मल्टीप्लाई बाय r2 क्या है बच्चा? r2 है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। पॉज करके इसके आगे भी तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। m1 प्लस m2 क्या है? 1 प्लस 3, तो करो सॉल्व। 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू माइनस 3k कैप। सिमिलरली 3 इंटू 3 9 आई कैप, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6j कैप और 3 इंटू k प्लस 3k कैप अपॉन 3 प्लस 1 4। तो i प्लस 9i कितना होता है? 10i, तो ये 10i हो गया। ठीक है, उसके बाद 2j माइनस 6j मतलब माइनस 4j कैप हो गया, और माइनस 3k प्लस 3k कैप्स कैंसिल, तो ये हो गया बेटा अपना 4 10i माइनस 4j अपॉन 4, और ये है आपके पोजीशन वेक्टर का, सॉरी आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आप इसे कुछ मतलब इसमें से अगर आपने 2 को कॉमन लिया तो 2 ये 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा बेटा 5i कैप माइनस 2j कैप अपॉन 4। तो ये मतलब अगर इसके फर्दर आपको प्रोसीजर करनी तो कर सकते हो, तो ये आएगा बेटा 2, अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 5i माइनस 2j कैप अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका भी ये भी आंसर हो सकता है कि 5i कैप माइनस 2j कैप अपॉन 2। इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये हो गए अपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करनी पड़ती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते, एक बार इसे पॉज करके नोट करो, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पॉज करके नोट करना है। और जो अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें कवर करूंगा वो पॉज करो पहले, और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर नहीं जानते तो फिर मैं तो हूं ही तुम्हारे लिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड यू आर नॉट ऑलवेज देयर फॉर मी। प्लीज यार लास्ट तक लेक्चर देखो, लास्ट तक जो है बने रहो, तब जाके तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ कंसेप्ट बचती है हमारी। हमें क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास, अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें दो शुरुआत का समझ में आ गया, तुम्हें लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। नहीं, कुछ टॉपिक तुम्हारे लेक्चर के एंड में भी मतलब क्लियर हो सकते हैं। मैं कभी कभी लेक्चर खत्म होने के बाद जब सब कुछ लिखा जाता है और कुछ बातें मैं आपको जब इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो बातों पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके बेटा आपकी हर एक कंसेप्ट क्लियर होगी। तो लास्ट तक बनो। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम मेरे लिए क्या करो? सिर्फ लास्ट तक बने रहो, बस दूसरा कुछ मत करो, ठीक है। और फोकस के साथ पढ़ो। देखो अभी हमारे पास मान लो दूसरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए टाइम लगता है, तो अगर तुम्हें बोर हो रहा है तुम पॉज करके आगे बढ़ सकते हो, मतलब क्वेश्चन लिखने तक तुम आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, द एटम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड are separated by 1.1 angstrom
having masses 1.2 एटॉमिक मास यूनिट। ये रैंडमली वैल्यू पकड़ी है मैंने, ये मैंने फिक्स वैल्यू नहीं पकड़ी, रैंडमली वैल्यू पकड़ी 1.2 AMU एंड इसे मैं 0 पॉइंट लिखता हूँ 0.5 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट एंड 1.2 एटॉमिक मास यूनिट 1.2 या फिर 1.5 एटॉमिक मास यूनिट। देन फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए सॉरी यार। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है और सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो अपने पास दो ये एटम्स है, एक है कार्बन का, एक है कार्बन सॉरी ये मैंने कार्बन कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अपने पास दो एटम्स है, एक रहेगा कार्बन दूसरा रहेगा ऑक्सीजन। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.1 एंगस्ट्रॉम है। तो तुम्हें अभी बता रहा हूं ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू मैंने रैंडमली पुट करी है। तो हैविंग मासेस 0.5 AMU मतलब कार्बन का जो मास है वो रहेगा बच्चा 0.5 AMU और ऑक्सीजन का जो मास है उसमें वो रहेगा 1.5 AMU। देन फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुम्हें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, किसके? उसके सेंटर ऑफ मास के। तो मान लो अपने पास ये कार्बन का एटम है, ये अपने पास ऑक्सीजन का एटम है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.1 एंगस्ट्रॉम है। ये जो है बच्चा अभी एंगस्ट्रॉम क्या है, ये जो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये चीजें तुम्हें 12th में क्लियर हो जाएंगे कि एटम्स मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर में तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, इसके बारे में अभी तुम्हें नहीं सोचना है। बट अभी सोचो कि ये 1.1 एंगस्ट्रॉम है क्योंकि एटम्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो एंगस्ट्रॉम में ही रहता है या फिर फर्मी में रहता है, ठीक है। और इनके जो मासेस होते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में रहते हैं, वो केजी वगैरह में नहीं लिखे जाते, वो बेसिकली एटॉमिक मास में लिखे जाते हैं। तो इसका मास कितना है बेटा 0.5, इसका मास है बेटा 1.5। तो देखो बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस केस में, किसी एक ऑब्जेक्ट को या फिर किसी एक मास को तुम्हें ओरिजिन पे पकड़ना पड़ेगा। मतलब अगर तुम इसका ग्राफ फाइंड करोगे तो किसी एक मास को तुम्हें ओरिजिन पे कंसीडर करना पड़ेगा जिसका एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है। तो मान लो हमने क्या किया, कार्बन के एटम के, कार्बन का जो एटम्स है उसे हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हमने क्या किया, उसे ओरिजिन पे कंसीडर किया। तो आपको यही प्रोसीजर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को अपने हिसाब से, आप इसे भी ओरिजिन पे कंसीडर कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, बट अपने हिसाब से एक एटम को ओरिजिन पे कंसीडर करो। और जब आप उसे ओरिजिन पे कंसीडर करोगे तब आपको बहुत क्वेश्चन इजीली जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इनके बीच में लाई करेगा। तो वो लाई कहां पे कर रहा है, वो लाई कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर, मतलब उसका y का कोऑर्डिनेट 0 है। ये अभी हमें पता चल गया क्योंकि ये लाइन है और लाइन हमेशा सेंटर, ये जो लाइन है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमेशा कहां पे लाई करती है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बट आपको समझाने के लिए मैंने एक्स एक्सिस की लाइन सेपरेटली ड्रॉ करी है। ये यही पे है बेटा, ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड है, ठीक है। अभी देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब इसका वाई एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है ही नहीं, वो 0 है बेटा। आई होप तुम्हें जरा चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, 0, ठीक है। क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीच में नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चा, इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा 0, ठीक है। ये अभी हमें पता चल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें x एक्सिस फाइंड करना है या फिर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो दो ऑब्जेक्ट है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है बेटा, दो पार्टिकल के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अभी देखो बेटा m1 क्या है, m1 है अपना 0.5, x1 क्या है 0, क्योंकि उसका x का कोऑर्डिनेट है ही नहीं, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है
और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। क्यों? क्योंकि हमने इसे सेंटर पे कंसीडर किया है। उसके बाद m2 क्या है अपना ऑक्सीजन, दैट इज 1.5। x2 क्या है बेटा अपना, x2 है 1.1, क्योंकि ये इससे 1.1 डिस्टेंस तक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 1.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 1.1 है और ये y कोऑर्डिनेट पे नहीं लाई कर रहा है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहेगा। तो वो तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1 और अपॉन में क्या आएगा 0.5 प्लस 1.5। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। तो 1.5 इंटू 1.1, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11, 11 प्लस 5 16, तो वो आएगा बेटा 1.65। 0.5 प्लस 1.5 बच्चा जानता है 2 होता है, और अगर हम इसका आंसर फाइंड करें तो वो आएगा 2, ये आया अपना 0, ये हो गए 16, 2 8 जा 16, ये आप जानते हो। 2 8 जा 16 बचे, ये 5 बचे अभी, 2 2 जा 4। ठीक है, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1 को हमने 0 अप्लाई किया, वो 10 हो गए, और 2 5 जा 10। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0.825 एंगस्ट्रॉम पे लाई करेगा। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है वो है 0.825 एंगस्ट्रॉम और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो है 0। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहो तो आप पॉज करके इसे भी नोट कर सकते हो। चलो हो गया। अभी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास के बेसिक क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसके बाद मैं आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी का इंट्रोडक्शन दूंगा। उसमें हम जो रॉड होता है यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे, उसका डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी बोर्ड को पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसके अगले लेक्चर में आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी पूरा पढ़ाया जाएगा और उसके जो एप्लीकेशन है वो भी पूरे पढ़ाए जाएंगे। अभी देखो, मान लो अपने पास एक और क्वेश्चन है कि देयर आर 3 पार्टिकल्स। मेरे साथ पॉज करके नोट करो। मतलब जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखने के बाद आप पॉज करो, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, अपने पास 3 पार्टिकल्स हैं having masses 0.5 kg, 1 kg and 1.5 kg as shown in figure. Locate their coordinates ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये अपने पास क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार इसमें इंक भरू क्या मैं, इसके एक बार पॉज करके नोट करो। ठीक है, और सॉल्व करने को आता है तो सॉल्व करो। एक बार मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके पहले इसमें इंक भरता हूँ। ठीक है, एक बार पॉज करके नोट करो इसे। चलो, और एक और डिस्टर्बेंस बेटा, देखो, देयर आर 3 पार्टिकल्स हैविंग masses 0.5 kg, 1 kg and 1.5 kg as shown in the figure. Locate their coordinates of center of mass. मान लो अपने पास ये फिगर है। ठीक है, ये हो गया अपना एक मास, ये हो गया अपना दूसरा मास, ये हो गया अपना तीसरा मास। ये है 0.5, ये है 1 और ये है 1.5। तो इसको तुमने इस तरह से कुछ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना 1 kg, ये अपना डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 4 मीटर, ये है अपना 3 मीटर और ये है अपना 5 मीटर। ठीक है, या फिर इसे हम 3 मीटर कहेंगे, इसे हम 4 मीटर कहेंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये अपनी ऑब्जेक्ट है, मान लो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो जब भी आपको ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा, तो पहले उसे ग्राफ पे लोकेट करो, उसका एक्स एक्सिस फाइंड करो, उसका वाई एक्सिस फाइंड करो और उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तुम फाइंड कर सकते हो। तो देखो बेटा, ये हमने ट्रायंगल को कंसीडर किया था, ये उसका 3 मीटर का डिस्टेंस है, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है और ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। आपको एग्जैक्टली ऐसी डायग्राम दी जाती है
और उस पर से आपको उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो आप कैसे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे? मान लो अपने पास अभी हमें एक्स उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करो। तो एक्स सेंटर ऑफ मास की कंडीशन क्या है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, क्योंकि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, या फिर तीन पार्टिकल है। तो x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो 0.5 तो ओरिजिन पे है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे। 1.5 यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, मतलब ये क्या रहेगा बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 4 रहेगा, और ये y कोऑर्डिनेट पे ला ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये जो 1 kg है, ये सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहेगा और y का रहेगा बेटा 3। अभी तुम इसे m1 मान लो या फिर इसे m2 मान लो और इसे m3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जिसे m1 मानना है, जिसे m2 मानना है, जिसे m3 मानना है, तुम्हारे हिसाब से तुम किसी भी m1 m2 m3 कंसीडर कर सकते हो। मुझे m1 इसे मानना है तो मैं इसे m1 मानूंगा, मुझे इसे m2 मानना है मैं इसे m2 मानूंगा, और मुझे इसे m3 कंसीडर करना है मैं करूंगा, क्योंकि मेरी फ्री विल है। ठीक है, तुम तुम्हारे फ्री विल से कुछ भी कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास में अलाउ करता है, उसमें कोई तुम्हें ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट m1 x1, तो m1 की वैल्यू क्या कंसीडर करी मैंने, तुमने नहीं कही, मैंने की 0.5। इसका कोऑर्डिनेट x1 क्या रहेगा 0। ठीक है, अभी देखो बेटा m2 क्या है, m2 है अपने पास 1 kg, इसका x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, 0 है। उसके बाद m3 क्या है बच्चा, m3 है इसका क्या है, m3 1.5, ठीक है 1.5, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 4। अपॉन में क्या लिखेंगे हम, अपॉन में लिखेंगे हम बच्चा क्या लिखेंगे, हाँ m1 क्या है 0.5, m2 क्या है 1 और m3 क्या है बेटा 1.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, इसका कल्याण हो गया। 1 इंटू 0 0, इसका भी कल्याण हो गया। 1.5 इंटू 4 क्या आता है 6 आता है, बच्चा जानता है 1.5 इंटू 4 क्या आता है बेटा 6, और 0.5 प्लस 1.5 वो होता है 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 3 2 जा 6, तो इसका जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया बेटा 2। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या आया 2। सिमिलरली हम y कंसीडर करेंगे, फॉर्मूला क्या है, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या है बच्चा, m1 सॉरी इसको इक्वल करता हूं, ठीक है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ठीक है। अपॉन में क्या आया बच्चा, अपॉन में आया m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अभी देखो m1 की वैल्यू क्या है 0.5, इसका तो कल्याण होने ही वाला है क्योंकि इसका y1 भी 0 है। m2 क्या है 1, इसका y2 0 नहीं, इसका y2 3 है, प्लस m3 क्या है 1.5 और इसका y3 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 की वैल्यू क्या है, सिमिलरली डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा क्या, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूँ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। 0.5 इंटू 0 0, 1.5 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, तो x y सेंटर ऑफ मास क्या आया बेटा 3/3 दैट इज 1 मीटर। तो इसका x कोऑर्डिनेट है 2 मीटर और y कोऑर्डिनेट है 1 मीटर। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट लाई करेगा वो यहाँ से फॉर एग्जांपल 2 मीटर पे और यहाँ से फॉर एग्जांपल 1 मीटर पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो अगर तुम्हें इसे घुमाना है या फिर स्टेबल करना है तो इस पॉइंट पे अगर तुम इसे रखोगे तो वो जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका मैं एक स्क्वायर टाइप का भी क्वेश्चन कंसीडर करूंगा, पहले तुम इसे पॉज करके नोट करो। चलो हो गया, आई होप सभी ने इसको पॉज करके नोट किया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए आपके क्वेश्चन कवर कर रहा हूं ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ये सब क्वेश्चंस के टाइप है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास के। एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो लगभग ऐसा ही है।
आप चाहो तो उस सॉल्व क्वेश्चन को देख लो एक बार, अगर नहीं आता तो कमेंट करके टाइप करो कि सर हमें वो नहीं जमा, तो मैं वो भी आपका कवर कर दूंगा, डोंट वरी। वैसे भी हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्व और अनसॉल्व की एक सीरीज तैयार करेंगे, जिसमें आपको सॉल्व सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसके जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ एक वीडियो, एक लेक्चर अनसॉल्व क्वेश्चन पे सॉल्व क्वेश्चन पे करूंगा, उसके बाद एक दो या फिर दो लेक्चर जो है वो अनसॉल्व क्वेश्चन पे भी आपको देखने को मिलेगा, डोंट वरी। इस चैप्टर को हमें डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी को रेफरेंस करके भी पढ़ना है, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है। मतलब मेरी जितने भी कंसेप्ट है मैं आपको सभी बताऊंगा इस चैप्टर की, डोंट वरी। मेरे पास जितना है बच्चा, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बट तुम उसे सिर्फ एक्सेप्ट करो। देखो अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर कैसा रहेगा बेटा, मेरी टीचिंग को कुछ मतलब उतना महत्व नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब दिल से बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई, मैं ही नहीं, अगर कोई और टीचर भी तुम्हें अगर अपने दिल से पढ़ा रहा है ना बच्चा, तो वो जितना तुम्हें नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है तुम उसे उतना ग्रास्प करो, क्योंकि ये टाइम जो है बेटा ये नॉलेज कलेक्ट करने का टाइम है। अगर इस टाइम में तुमने नॉलेज नहीं कलेक्ट किया तो हो सकता है तुम्हें आगे जाके दिक्कत हो, क्योंकि ये टाइम है बेटा, हर किसी के पास ये टाइम नहीं होता। मेरे पास भी ये टाइम था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, मुझे नहीं पता था, कोई गाइडेंस नहीं करने वाला था। तो वो जो चीजें थी वो चीजें थोड़ी सी उस वक्त रह गई थी, बट तुम्हारे पास अभी चांस है। तुम इस चांस को क्या करो बेटा, इस चांस को गोल्डन चांस में कन्वर्ट करो। और अगर नहीं होता तो डोंट वरी, इसका कुछ नहीं होता, उसका खुदा होता है, उसका भगवान होता है, उसका पवन सर होता है। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुम्हारा दर्द मैं जान सकता हूँ, हर किसी का दर्द हर कोई जानता है, बट क्या है ना बच्चा, खुद की हेल्प खुद को करनी पड़ेगी, कोई और तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ये बात मेरी लिख के दे दो। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हो जो दूसरों की मदद करते हैं, तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा। अगर तुम मन से नहीं ठानोगे कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो अगर ईश्वर भी तुम्हारे पास आ गया और उसने तुम्हें कहा कि बेटा तुमसे एग्जाम हो जाएगी, तो नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि तुमने ठाना नहीं है। जो करना है तुम्हें करना है, एग्जाम में तुम्हें जाना है, स्कोर तुम्हें लाना है, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, सब कुछ तुम्हारा होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ खड़े रहो, मेरे साथ लड़ो, इस एग्जाम को हम क्रैक करेंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। फिजिक्स में आपको मैं 100% मास्टर बना दूंगा, और भी आपके जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, मैथ, केमिस्ट्री, इनको भी आपको मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो बायो को भी आप उसको मास्टर करो और अपना सिलेक्शन कर दो, डोंट वरी। बस इस चांस को अभी फिलहाल इस चांस को बेटा अपने हाथ से मत जाने दो, ठीक है। अभी देखो, मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल मैं लिख के नहीं दूंगा आपको क्वेश्चन, ना सिर्फ आपको टाइप बता दूंगा, ठीक है। मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, एक तुमको स्क्वायर दिया जाता है या फिर रेक्टेंगल दिया जाता है, और कह दिया हो कि इसके 4 पॉइंट्स है। ये हो गया अपना ए बी सी डी, ये अपना ए पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट, ये अपना सी पॉइंट, ये अपना डी पॉइंट, और सभी का मास सेम है, सभी का मास यम है। सभी का जो मास है ए बी सी डी, ऑल पार्टिकल्स का जो मास है बच्चा, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम मास, सभी का मास जो है वो सेम। फॉर एग्जाम्पल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। मान लो इसका जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर और ये है 4 मीटर और एक रेक्टेंगल है। जैसा आप सभी जानते हैं ये 8 मीटर, तो ये क्या रहेगा 4 मीटर, और ये क्या रहेगा बेटा 8 मीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे आपको किसी ग्राफ में इसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। आप ग्राफ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन में मान सकते हो, कोई मतलब इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, ए को ओरिजिन पे माना, इसका मास यम है तो इसका भी मास यम रहेगा, इसका भी मास यम रहेगा, क्योंकि और इसका भी मास यम रहेगा, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन में हमें ये कहा गया है कि सभी का जो मास है वो सेम है।
ठीक है। तो मान लो अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो वो तो 0 0 रहेगी। क्यों रहेंगे 0 0? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ये ओरिजिन है। अगर मुझे बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो बी तो एक्स एक्सिस पे ही है, वाई एक्सिस पे नहीं है। मतलब इसका एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 8 मीटर का है, मतलब इसका एक्स एक्सिस 8 है और इसका वाई एक्सिस 0 है। देखो सी जो है, सी जो अपना पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है बच्चा? 4 मीटर, और ये एक्स एक्सिस पे नहीं है। इसका मतलब सॉरी आई एम सो सॉरी, ये सी एक्स ये सी है, ठीक है, सी यहाँ पे है। तो सी अगर यहाँ पे लोकेट कर रहा है तो मतलब ये एक्स एक्सिस के 8 मीटर पर है। एक्स एक्सिस से वो 8 मीटर की दूरी पर है और वाई एक्सिस से वो 4 मीटर की दूरी पर है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे 8 और 4। अभी तुम डी को देखो, डी तो एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, वो वाई एक्सिस पे है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे 0 और ये वाई एक्सिस पर 4 मीटर की दूरी पर है। तो पहले आपको इसे इस तरह से एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके जो क्या कहते हैं उसे कोऑर्डिनेट्स है उन्हें आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लो हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसके सेंटर ऑफ मास का फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। मैंने x4 तक क्यों लिखा? क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट थी, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है बेटा, देखो m1 क्या है? m1 अपना m है क्योंकि सभी का मास m है। x1 क्या है बच्चा? x1 0 है, ठीक है। उसके बाद m2 क्या है बेटा? m2 आई थिंक m2 भी m है, सभी का मास सेम है। m2 का x2 क्या है? m2 का x2 8 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। प्लस m3 क्या है बच्चा? m3 है m, और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट उसका 8 है। प्लस m4 क्या है? m4 है बेटा अपना m, और उसका y x कोऑर्डिनेट क्या है? वो है 0, और अपॉन क्या है? m1 m2 m3 m4, मतलब m प्लस m प्लस m प्लस m। तो ये 0 ये 0, ये 8m और ये 8m ये 8m, तो 16m अपॉन 4m। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। m गेट्स कैंसिल, अरे कुछ नहीं किया यार। 8 इंटू m क्या है? 8m, 8 इंटू m क्या है? 8m, तो 8m 8m 16m, और ये m 4m, और ये m गेट्स कैंसल, और 4 4 जा 16, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है वो 4 मीटर की दूरी पर रहेगा, मतलब कहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अभी उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम। क्या है? सिंपल तो चीज है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट क्या है बेटा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो m1 क्या है बच्चा? m, x1 क्या है रे? x1 तो सॉरी होता है कभी कभी, ठीक है। y2, सर आपने x की जगह y लिख दिया, मतलब बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा कि यार क्या 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 आदमी है यार ये, इसने y की जगह y कोऑर्डिनेट लिया और यहाँ पे x लिख रहा है। सॉरी बेटा, होता रहता है यार, एज के जो अपना मतलब एज है, एज के हिसाब से होता रहता है। तुम्हारा भी हो जाएगा, डोंट वरी। देखो m1 क्या है? y क्या है बच्चा? 0। m2 क्या है बच्चा? m2 है m, और उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। m3 है, इसके बाद m3 कितना है? m3 m, y3 कितना है बच्चा? y3 है 4, प्लस m4 क्या है? m, और उसका y4 क्या है? वो भी है 4 अपॉन 4m। डायरेक्टली लिखूंगा तो चलेगा बच्चा, तुम्हें समझ में आ रहा है? m इंटू 0 0, m इंटू 0 0, 4m 8m, y इज इक्वल टू 8m अपॉन 4m। आई होप यू अंडरस्टैंड। m गेट्स कैंसिल, 4 टू 8। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है बच्चा 4 एंड 2। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 4, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपना यहाँ पर 4 है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो ये इस पॉइंट पे रहेगा 4 और 2। तो तुम्हें इसे अगर बैलेंस करना है तो तुम्हें इसको x एक्सिस से 4 मीटर पर
और y एक्सिस से 2 मीटर पर इसको हमें पुट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है या फिर ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है वो जाके बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें इसकी कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। इसे चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया बेटा, आई होप हो गया। देखो अभी देखो, मान लो अपने पास 100 पार्टिकल है, 1000 पार्टिकल है, 2000 पार्टिकल है। तो 1000 पार्टिकल्स के लिए तुम उसको 1000 तक ऐड करोगे क्या? नहीं। अगर हमारे पास 2000 पार्टिकल है तो क्या तुम उसे 2000 पार्टिकल तक ऐड करोगे क्या? नहीं। अगर करना चाहो तो तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 घंटे लगेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो देखो बेटा, ये जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंदी होती थी उस वक्त, क्योंकि जब लोगों ने सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया, साइंटिस्ट लोगों ने, तब उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत लेंदी हो रहा है। तो लेंदी होने की वजह से हमें इंटीग्रेशन की कंसेप्ट मालूम है। तो उस वक्त क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अगर देखो हमारे पास 10 पार्टिकल्स है, 20 पार्टिकल्स है, उनके अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट है, वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 10 पार्टिकल के अलग अलग 10 कोऑर्डिनेट रहेंगे, 100 पार्टिकल के अलग अलग 100 एक्स कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो ये जो प्रोसीजर हो रही थी वो बहुत लेंदी हो रही। तो उन्होंने क्या किया, इसका शॉर्टकट निकाला कि अगर आपको किसी भी जितने भी पार्टिकल का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट विद इन अ सेकंड फाइंड करना है, तो आप क्या करो बेटा, उसे इंटीग्रेशन अप्लाई करो। मान लो आपको एक्स सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आप क्या करो, उसे इंटीग्रेशन अप्लाई करो x इंटू dm, वेयर dm इज द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ मास अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। मतलब यहां पर भी m1 था, x1 था, तो हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के मास के एक स्मॉल पार्टिकल को, एक स्मॉल इंक्रीमेंट को एक्स एक्सिस के साथ उसका इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया। हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा बेटा, हमें डायरेक्टली मिलेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बार फिर से करता हूं, एक बार फिर से आपको समझाता हूं, डोंट वरी। देखो हमारे पास मान लो 100 किलो की ऑब्जेक्ट है, तो 100 केजी के ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसका हर एक पार्टिकल का अलग अलग सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो क्या तुम उसे ऐड करने को बैठोगे क्या? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का एक पार्टिकल उन्होंने, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल इंक्रीमेंट उन्होंने कंसीडर किया, जिसका मास तो टोटल मास तो यम है, तो एक पार्टिकल का मास क्या रहेगा बेटा, एक छोटे से पार्टिकल का मास रहेगा डीएम। तो अगर तुम उसे उस डीएम को इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर उस डीएम को तुम एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इंटीग्रेट करोगे, तब तुम्हें होल बॉडी का जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पता चलेगा। तो उसी की प्रोसीजर है यहाँ पे। हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ डीएम को इंटीग्रेट किया और अपॉन में m1 m2 m3 m4 अप टू so on mn थे, तो उसकी जगह पे हमने स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डीएम को कंसीडर किया। ये प्रोसीजर है आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने की। सिमिलरली अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो आप y को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू dm अपॉन इंटीग्रेट करो dm को विथ रिस्पेक्ट टू dm। ठीक है। सिमिलरली z सेंटर ऑफ मास को कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट्स ऑल। इसी प्रोसीजर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, या फिर z कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास के टॉपिक्स थे बच्चा। आज जो लेक्चर था सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड था। अभी आपको इंट्रोडक्शन सेंटर ऑफ मास का पूरी तरह से हो चुका है। आप कोई भी पॉइंट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आज हमने सेंटर ऑफ मास क्या है वो देखा, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने पढ़े, उसके पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी आज के लेक्चर में हमने देखा। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइस।
Thanks for watching everyone and always stay blessed.